हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज के वीडियो में एक नया टॉपिक काउंट कर लेके आया हूँ जिससे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं। खासकर बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सीपीटी, सीए, सीएस, सीएमए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं बच्चों। इशू ऑफ शेयर, अगर आपसे कोई पूछता है कि शेयर क्या होता है, शेयर जो कंपनियां हैं ये अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, यानी इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा टुकड़ा होता है, फ्रैक्शन। ये कैपिटल का एक टुकड़ा है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, जो कंपनियां कैपिटल को रेज करना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं। रेज करने का मतलब होता है, रेजिंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल बढ़ाना, पूंजी बढ़ाने की। प्राइवेट कंपनियां जानते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को ही शेयर होल्डर बनाती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं, ये आम आदमी को भी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और शेयर में पैसा लगाइए। जो आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसी न किसी कंपनी के यहाँ करते हैं, उससे कंपनियों की कैपिटल रेज होती है और वो आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? जितने का शेयर आपने लिया उतने का आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी कंपनी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए आपने आर लिमिटेड से 1000 शेयर खरीदे और एक शेयर का दाम 100 रुपये है, तो इतने का शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। 1 लाख रुपए का शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। इतने का कंपनियां शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगी। आप कंपनी के शेयर होल्डर बनने गए, ये अंश प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। शेयर सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया भी था, नहीं जानते तो आप जान लें। चाहे कोई आदमी 100 रुपये में 100 रुपये दिया तो भी मिलेगा उसको, और कंपनी ने 100 रुपये मांगा, 80 रुपये ही शेयर होल्डर ने दिया तो भी उसको इशू होता है। लेकिन एक कंसेप्ट आता है शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट के अलावा एक कंसेप्ट आता है शेयर वारंट। तो शेयर वारंट केवल उन्हीं लोगों को इशू किया जाता है, शेयर वारंट केवल ऐसे शेयर होल्डरों को दिया जाता है जो फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है, जैसे आपसे 100 रुपये मांगा गया हो तो आप 100 रुपये पूरा दीजिए। अगर आपने 1 रुपये कम कर दिया तो शेयर वारंट इशू नहीं सकता, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था। यानी शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट है जो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डरों को इशू किया जाता है। जिनका पार्टली पेमेंट होता है उनके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कंपनी में। ये तो मैंने आपको बताया कि शेयर क्या है। ये कंपनी जब भी कैपिटल को अर्न करना चाहती है तो शेयर सर्टिफिकेट जारी करके पैसा मार्केट से उठा लेती है, इसको शेयर बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। जब भी आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटिशन में, आपसे पूछा था कि शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स, कंपनी लॉ एक्ट 2013 जब भी आप पढ़ेंगे ये, तो इसमें 2 टाइप के शेयर यूज होते हैं। एक तो इक्विटी शेयर, दूसरा आपका यूज होता है प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर भी 8 तरीके का होता है। अगर आपने 11th में पढ़ा हो, 12th में पढ़ा हो, प्रेफरेंस शेयर 8 टाइप के होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर आपके यूज होते हैं। अब थोड़ा सा लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में जान लें। जब कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कभी भी आप सेक्शन 43 पढ़ेंगे कंपनी लॉ एक्ट का, सेक्शन 43, तो आपको ये पता चलेगा
कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन के टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो पेमेंट होता है, प्रेफरेंस मतलब होता है प्रियॉरिटी। तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 43 ऑफ द न्यू कंपनी एक्ट 2013। ये सेक्शन कहता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है। इक्विटी शेयर लिक्विडेशन जब कभी होता है, लिक्विडेशन मतलब होता है कंपनी का समापन, जब कंपनी समाप्त होती है। लिक्विडेशन के टाइम पर प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको प्रियॉरिटी मिलती है। प्रियॉरिटी जैसे मान लीजिए 3 शेयर होल्डर है ए, बी और सी। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर इनको पहले पेमेंट मिल गया, बी को, ना तो ए को मिला ना तो सी, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे। और जिनको बाद में मिलेगा जैसे ए को और सी को, इनको इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बात। तो लिक्विडेशन के टाइम पर जिन शेयर होल्डरों को पहले पेमेंट करा जाता है उसको प्रेफरेंस शेयर, और जिनको बाद में किया जाता है यानी आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया जाता है उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। ये न्यू कंपनी एक्ट 2013 की बात। अब आपसे कई बार सवाल, इससे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इक्विटी शेयर तो ठीक है, लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, जिसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शेयर क्या है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अलावा भी आपसे जैसे पूछा गया राइट शेयर, तो राइट शेयर का मतलब जब भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं मार्केट में तो सबसे पहले मौका देती हैं जो भी पुराने हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि भाई देखिए क्या आप पैसा फिर से लगाना, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान शेयर होल्डर, उनसे पूछ लेते हैं क्या आप पैसा लगाना चाहते हो। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगाइए, अदरवाइज हम नए शेयर होल्डरों को बुलाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उनको बेचेंगे शेयर। इनको बोलते हैं राइट शेयर होल्डर। राइट शेयर होल्डर, ये आपसे पूछा जाता है राइट शेयर किसको इशू किया था, तो आप बताएंगे जो पहले से हमारे पास विद्यमान है, पहले से विद्यमान अंशधारी होते हैं। विद्यमान मतलब जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हीं को ऑफर दिया था, नए लोगों को नहीं। इसको राइट शेयर बोलते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बोनस शेयर। ये बोनस शेयर क्या है, जब कंपनियां डिविडेंड जो है, डिविडेंड शेयर के फॉर्म में दें। आपको पता होगा डिविडेंड का पेमेंट कैश फॉर्म में होता है, लेकिन कंपनियों के पास कैश ना हो, नगद ना हो, तो शेयर, जब वो शेयर के बदले शेयर दे देती है उसको बोनस शेयर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपको 10,000 रुपये डिविडेंड चाहिए थे, 10,000 रुपये का लाभांश चाहिए था, तो कंपनी ने कहा मेरे पास कैश नहीं है, काम करिए आप 1,000 शेयर ले लीजिए हमसे, सर्टिफिकेट 10 रुपये ग्रेड से आप मार्केट में बेच दीजिए, जाके शेयर मार्केट में बेच खा के पैसा वसूल लीजिए। तो शेयर के बदले जब शेयर दिया जाता है तो उसको बोनस शेयर कहा जाता है। उसको बोनस शेयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोनस शेयर का कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि शेयर के बदले मिलने वाला शेयर, यानी जब भी डिविडेंड कैश फॉर्म में, तो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब कंपनी के पास कैश प्रॉफिट ना हो, कैश ना हो, तो जो शेयर इशू किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, उस शेयर को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे बोनस शेयर बोला जाता है। तो राइट शेयर हो गया और बोनस शेयर हो गया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसको मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर, शेयर कंपनियां जब इशू करती हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसके मेथड्स जो होते हैं, शेयर को इशू करती हैं कंपनियां 3 मेथड से। वैसे तो ऑब्जेक्टिव 2 होता है इशू करने का, पहले हम लोग जान लें कंपनियां इशू करती हैं, मेथड को पढ़ने से पहले जान लें कि किस उद्देश्य से इशू करते हैं। एक तो फॉर कैश यानी नगद चाहिए पैसा, कंपनी में नगद की जरूरत है या प्रॉपर्टी की जरूरत है, अदर देन कैश, अदर देन कैश, प्रॉपर्टी की जरूरत है, रोड के किनारे जैसे जमीन मिल गया फैक्ट्री खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, तो यहाँ तो कैश की जरूरत है, यहाँ कैश की जरूरत है, यहाँ प्रॉपर्टी की जरूरत है। अदर देन कैश का मतलब जब कंपनी को कैश ना चाह करके, कंपनी को पैसे की जरूरत ना हो,
एसेट्स की जरूरत, अस्थायी संपत्ति, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनकी जरूरत होती है, तो इसको अदर देन कैश बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर पैसा कैश चाहिए, तो कैश जब भी इशू होता है कैश शेयर, तो भी ये 3 तरीके से इशू होगा। एक ऐड पार होता है, ऐड पार का मतलब 10 रुपये के शेयर 10 रुपये में जाए। ऐड डिस्काउंट, ऐड डिस्काउंट 10 रुपये के शेयर उससे कम पे जाए, 8 में जाए, 9 में जाए। ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपये के शेयर 12 रुपये में जाए। तो कंपनी यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में होती है। यहाँ पर कंपनी को लॉस होता है और यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसीलिए डिस्काउंट से जो लॉस होता है, डिस्काउंट से जो लॉस होता है उसकी रिकवरी हम कहाँ से कर लेते हैं? उसकी रिकवरी यहीं से होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से होती है। और क्वेश्चन में अगर आपसे भी पूछा जाता है कि अदर देन कैश में कंपनी को प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये कितने मेथड से इशू होता है? तो ये भी वही 3 मेथड से इशू होगा। अदर देन कैश में भी यही मामला होगा कि यहाँ शेयर एट पार इशू होगा, प्रॉपर्टी के बराबर या प्रॉपर्टी से कम, एट डिस्काउंट और एट सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए के बराबर हमने शेयर इशू कर दिया। प्रॉपर्टी 1 लाख की है और हमने शेयर सर्टिफिकेट 80,000 का जारी कर दिया। प्रॉपर्टी 1 लाख की है, हमने शेयर 1,20,000 का दे दिया उनको। ये बात आती है। तो बात वही आती है, जब भी शेयर इशू होता है तो 3 मेथड से इशू होता है, ऐड पार, ऐड डिस्काउंट, ऐड प्रीमियम, चाहे वो कैश के लिए हो चाहे नॉन कैश के लिए हो। ये कंसेप्ट आपके बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। अब छोटी छोटी बातें आपको मैं बताऊं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तो टाइप्स, ये इशू का तरीका मैंने आपको बताया। अब हम लोग ये जानेंगे कि शेयर पर जो पैसा आता है कितने किस्तों में आता है। शेयर जब इशू होते हैं तो उस पर कितने किस्तों पे कंपनियां पैसा लेती हैं? क्या एक बार में पूरा पैसा लेती हैं कि इंस्टॉलमेंट होता है? तो मैं आपको बताऊं, इंस्टॉलमेंट ऑन इशू ऑफ शेयर। जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं मार्केट में, इसमें कितनी किस्तें बनती हैं आपको ध्यान रखना है। पहली किस्त को बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, कंपनी कहती है पहले आप एक काम करो, आवेदन फार्म का पैसा दे दो हमको, तब तो हम मानेंगे कि आप हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी का फार्म भर दिए हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप फार्म नहीं भरे होंगे तो कैसे माना जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं? तो आपका 600-800 रुपये चला गया हो एप्लीकेशन मनी के रूप। अब आपका सिलेक्शन हो चाहे रिजेक्शन, उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है, तो आपको एप्लीकेशन फार्म वाला पैसा तो पे करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी होता है, इसको आपको देना ही पड़ेगा। फिर दूसरी किस्त होती है अलॉटमेंट मनी, यानी जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जब भी आपको शेयर अलॉटमेंट होंगे तो उस समय आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। फिर तीसरी बात, फिर आपसे कंपनी कॉल मनी की बात करती है, ये बात आती है। जैसे सपोज करिए शेयर 100 रुपये का है, एक शेयर का दाम 100 रुपये था, 25 रुपये उसने ले लिया यहाँ पर, फिर 25 यहाँ ले ली, अब बचा 50। ये आपको ध्यान रखना है। कॉल मनी के बारे में लोग बताते हैं कि कॉल मनी मैक्सिमम 3 हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 3 बार पैसा कंपनियां मांगती हैं, और फाइनल कॉल। ये जैसे 50 रुपये मान लिए, 30 रुपये इन्होंने यहाँ मांग लिए और 5 रुपये यहाँ मांगा, तो जो बचेगा फाइनल कॉल पे कितना बचेगा आपका? 15 रुपये। ये तो टोटल 100 रुपये की मांग। अब आपको ध्यान में रखना है कि कॉल मनी के बीच का गैप पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कॉल मनी के बीच का टाइम इंटरवल क्या होता है। क्या कॉल मनी में कंपनी कुछ समय देती है? हाँ देती है।
इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है 30 दिन का होता है, 30 डेज यानी 1 महीने का होता है। हर काल के बीच की गैपिंग मैक्सिमम 30 दिन की हो सकती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। और एक बात और भी पूछा जाता है कि हर काल के बीच कम से कम कितने का रियलाइजेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 25% ऑफ बैलेंसिंग अमाउंट, यानी बैलेंसिंग अमाउंट का, जैसे बैलेंसिंग अमाउंट 50 रुपये, उसका 25%, एटलीस्ट 25% ऑफ बैलेंसिंग अमाउंट इज रियलाइज, ये रियलाइज होता है ऑन कॉल मनी। कॉल मनी पर कम से कम 25% की रिकवरी होना जरूरी है, बैलेंसिंग अमाउंट। ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर काल के बीच की गैपिंग क्या होती है, 30 दिन। हर काल पर कम से कम कितना वसूली हो जानी चाहिए, 25%। ये आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट आपकी, मैंने आपको बता दिया 3 इंस्टॉलमेंट की बात आती है। अब कंपनी लॉ एक्ट में आपको मैं बताऊं, कंपनी लॉ एक्ट में जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कहानी जैसे आगे बढ़ती किस्तों के बाद, अगला कंसेप्ट आता है कॉल्स इन एरियर्स। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। ये कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, ये भी जान लें कि जब एप्लीकेशन का तो पैसा देना जरूरी है, एप्लीकेशन जो मनी होती है ये आपको, ये मैंडेटरी होती है, इसका पेमेंट करना ये मैंडेटरी फॉर्म में होता है, आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। इसको अगर आपने नहीं दिया तो आप शेयर होल्डर नहीं माने जाएंगे, ये देना जरूरी है। लेकिन इसको देने के बाद अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी इसमें इसको देने से फेल हो जाए, इसको देने से फेल हो जाए, इसको तो देना जरूरी, ये आप नहीं देंगे तो फिर इसको देने के बाद या तो इसमें फेल हो जाए या तो इसमें फेल हो जाए, या तो इसका भी पेमेंट किया हो इसका भी पेमेंट किया हो लेकिन यहाँ फेल हो जाए। कहने का मतलब एप्लीकेशन का पेमेंट करने के बाद अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट की मनी नहीं दे पाता है या कॉल मनी नहीं दे पाता तो उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, बकाया पैसा। इस पर कंपनी उनसे इंटरेस्ट ले सकती है। इस पर कंपनी, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यू कंपनी लॉ एक्ट इस पर ब्याज कितना ले सकता है। न्यू कंपनी लॉ 2013 कहता है कि 12%, इसमें सॉरी 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। आप मतलब कंपनी लेगी आपसे कि बकाया पैसे पर, जितना भी बकाया पैसा है इस पर 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट आपका है, ब्याज आपको देना पड़ सकता है शेयर होल्डरों को। किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। इस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉल्स इन एरियर्स पर न्यू कंपनी लॉ 2013 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप बताएंगे कितना परसेंट है, 10%, 10%। और इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट होता है, कॉल्स इन एरियर्स के बाद उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस ये क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस में ऐसा होता है कि जब हम पैसा एडवांस में दे दें, जैसे आप मकान मालिक को किराया एडवांस दे देती तो 4 महीने 5 महीने का अगले, उसी तरीके से किस्तें भी आप जब एडवांस पे करते हैं, किस्तों का एडवांस पेमेंट करना ही कॉल्स इन एडवांस कहलाता है, कॉल मनी। ये बात आपको जानना। अब हुआ क्या कि एडवांस होता क्या है, जब आप अलॉटमेंट का पैसा इनके साथ दे दीजिए या कॉल मनी का पैसा इनके साथ दे दीजिए, ये बात आपको ध्यान रखना। या कॉल मनी का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे, यानी प्रीपेड अमाउंट, आपका जो आगे वाली किस्त है उसको पहले ही पे कर दीजिए, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, उसको बोलते हैं अग्रिम राशि, एडवांस में पेमेंट करना। अब इसमें कंपनी लॉ एक्ट कहते हैं एक ऑफर हम आपको दे रहे हैं, हम आपको ब्याज, इस पर अगर आप ब्याज लेना चाहते हैं हमसे तो 12% आपको ब्याज देंगे, क्योंकि आपने हमको ज्यादा पेमेंट किया है, आपने कंपनी की कैपिटल बढ़ाया है, आपने कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि न्यू कंपनी लॉ एक्ट 2013 कहता है कि कॉल इन एडवांस पर 12% की रेट से इंटरेस्ट रेट चार्ज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है। यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको, शेयर होल्डरों को, क्योंकि शेयर होल्डरों ने ज्यादा पैसा दे दिया, समय से पहले पैसा चुका दिया। ये तो आपसे सवाल पूछा था कॉल इन एडवांस क्या है, तो आप बताएंगे कि जब आगामी किस्तों का भुगतान पहले कर दिया जाए उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। इस पर कंपनी
को 12% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। किसको देना पड़ सकता है? शेयर होल्डरों। ये बात है। तो ये चीजें हैं कंसेप्ट में। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, शेयर क्या होता है, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमने आपको उसका प्रोसीजर बताया कि कितने किस्तों में पेमेंट होता है, कॉल्स इन एरियर्स क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। ये 4-5 बातें मैंने आपको इसमें बता दी। और शेयर कितने मेथड से इशू होते हैं ये भी आपको मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें फॉरफीचर। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर हिंदी में बोलते हैं अंशों का हरण, FORFEITUR, फॉरफीचर ऑफ शेयर। ये अंशों का हरण क्या है ये भी हम लोग जानें। इसमें जब भी आपका कॉल्स इन एरियर्स होता है, ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब आपका एप्लीकेशन का पैसा मिल गया हो, एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद आप अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं दे पाते हैं तो कंपनी एक स्पेशल नोटिस इशू करती है। ये स्पेशल नोटिस 14 डेज के लिए होती है, 14 दिन। कारण बताओ नोटिस कि भैया आप ये बताइए शेयर होल्डर जी कि आपने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी क्यों नहीं पे करा। कौन सी ऐसी बात है कि आप इसको पे नहीं करना चाहते हैं या आप देना नहीं चाहते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, अगर 14 दिन के बाद भी इसका कोई जवाब नहीं आता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो आपकी मेंबरशिप है ये कैंसिल कर देती है। इसको मेंबरशिप हैज बीन कैंसिल्ड बाय द कंपनी। इसी को बोलते हैं फॉरफिट कर देना, आपको हटा देना। और फॉरफिट मतलब होता है जब्त करना। अब बताइए यहाँ कंपनियां जब्त क्या करती, मैं आपको बताता। जो पैसा आप पे कर चुके हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी पे आपने दे दिया है, सपोज करिए आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया कंपनी का, तो एप्लीकेशन मनी जब्त हो जाएगा और आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। आपकी जगह किसी और को पार्टनर बना लिया जाएगा, शेयर होल्डर बना लिया जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। और शेयर फॉरफीचर भी 3 तरीके से कंपनियां कर सकती हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि शेयर फॉरफीचर कितने तरीके से हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि शेयर फॉरफीचर भी कंपनियां 3 तरीके से करती हैं। ये भी आपका 3 तरीके से हो सकता है। शेयर फॉरफीचर भी 3 तरीके से होगा, एट पार, एट डिस्काउंट और एट सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 तरीके से शेयर का फॉरफीचर हो सकता है। फॉरफीचर के बाद जब कंपनियां फिर से इसको इशू करती मार्केट में, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो फॉरफिटेड शेयर है अगर कंपनियां इसको मार्केट में फिर से इशू करती हैं तो भी 3 तरीके से, तो भी रेट 3 ही लगेगा, एट पार, एट डिस्काउंट और एट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब कभी आप कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन में आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कंपनी चाहे शेयर को इशू करे, ध्यान रखिएगा, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इशू, ये तीनों में एक कॉमन बात होती है। इशू भी हम 3 मेथड से कर सकते हैं, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। फॉरफीचर भी हम 3 मेथड से कर सकते हैं, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। री इशू भी हम 3 मेथड से कर सकते हैं, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था कंपनी लाइफ के छोटे से उस पर वीडियो मैंने आपको बनाया शेयर के लिए। अब हम आपसे कल बात करेंगे नए वीडियो को लेकर। इस पर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ करके पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।